कुकू टीवी। गोकुलपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहे थे। जहां हर गांव शहर में तब्दील हो रहा था, वहीं पर किसी भी सरकार ने गोकुलपुर पर ध्यान ही नहीं दिया। ना अच्छे सड़क, ना ही कोई ट्रेन की सुविधा थी वहां। उसी गांव में संजय नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी मीना भी रहती थी। गांव में हॉस्पिटल न होने की वजह से संजय को मीना को हमेशा अपने बैलगाड़ी में दूसरे गांव ले जाना पड़ता था, जिससे मीना को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। मीना, अब तो समय के साथ बैलगाड़ी में जाना और आना और कठिन हो गया है। अगर एक ट्रेन की सुविधा इस गांव में होती तो एक गांव से दूसरे गांव जाना कितना आसान होता, पर कोई सरकार हमारे गांव की तरफ देखता भी नहीं है। मैंने सरकार को इस विषय पर कई सारे पत्र भेजे, पर सरकार ने आज तक कोई उत्तर नहीं भेजा। आज गांव में इस विषय को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। तुम आराम करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ना सरकार ढंग का रास्ता बना रही है और ना ही ट्रेन की सुविधा दे पा रही है। इतने पत्र सरकार को भेजने के बाद भी एक भी उत्तर वहां से नहीं आया। उन्हीं गांव वालों के बीच रमेश नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जो कि गांव का मुखिया बनना चाहता था। अरे कोई बात नहीं मुखिया जी, हम एक गांव से दूसरे गांव बैलों से भी तो जा सकते हैं। हमें ट्रेन या रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मुखिया जी। मेरी पत्नी मीना गर्भवती है और अस्पताल दूसरे गांव में है, और वहां जाने के लिए हमें पहाड़ों वाले रास्ते से जाना पड़ता है, और उसमें बहुत खतरा है और साथ ही साथ तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तुम्हारी बैलगाड़ी ही खराब होगी, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही होगी। नहीं रमेश, संजय ठीक कह रहा है। गांव के लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने में तकलीफ तो होती है। ये सुनकर कि मुखिया संजय का साथ दे रहा है, रमेश आग बबूला हो गया। फिर संजय साहब, अब ये भी बता दीजिए कि इस समस्या से हम निकले कैसे? हम सारे गांव वासियों को मिलकर सरकार को खत लिखना चाहिए, फिर उन्हें हमारे खत का जवाब देना ही पड़ेगा। भेजते रहो खत। इतने खत हम पहले ही भेज चुके हैं, उनका तो कोई उत्तर आया नहीं। मुझे तो लगता है कि सरकार हमारे खतों को रद्दियों में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रही है। बात तो ये भी है संजय कि इतने खत हम पहले ही लिख चुके हैं, उनका भी अब तक कोई उत्तर नहीं आया। ये सुनकर संजय निराश हो गया। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मुझे और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन इस गांव में कहीं भी ये दवाइयाँ नहीं मिलती। तुम आराम करो मीना, मैं अभी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे गांव जाकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। संजय अपनी बैलगाड़ी में बैठता है और तुरंत दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जिसके हाथ में पाइप से बनी हुई छड़ी होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ों के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा होता है। संजय उसे देखकर कहता है, चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से दूसरा गांव बहुत दूरी पर है, आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आ जाइए, मेरी बैलगाड़ी पर बैठ जाइए। वो बूढ़ा व्यक्ति संजय के गाड़ी में बैठ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति संजय का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई चिंता सता रही है? अब क्या बताऊं चाचा जी, मेरे गांव में एक बड़ी समस्या है। हमारे गांव में ना ही अस्पताल है और ना ही कोई सुविधा। हमें हर काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन काम है। मैंने सरकार को ट्रेन के लिए इतने सारे खत लिखे, पर सरकार की तरफ से एक भी खत का उत्तर वापस नहीं आया। ऊपर से हमेशा एक डर सर पर रहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे हर महीने अस्पताल ले जाना और लाना पड़ता है।
उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बस एक ट्रेन की सुविधा गांव में हो जाती तो सब ठीक हो जाता। संजय ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। थोड़ी ही देर में वो लोग दूसरे गांव पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर तुम ये मेरी पाइप की छड़ी रख लो। ये कोई ऐसी वैसी पाइप नहीं है। ये पाइप मुझे एक संत ने मेरी ईमानदारी को देखकर दिया था। इस पाइप को तुम जमीन में गाड़ दो। अगले दिन ये तुम्हें कई सारे पाइप देगा, जिससे तुम जो चाहे वो बना सकोगे, और ये तुम्हारे गांव की रक्षा भी करेगा। ये सुनकर संजय को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी संजय ने वो पाइप ले लिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। संजय दवाई लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो मीना, दवाई खा लो। मीना संजय के हाथ में पाइप देखकर पूछती है, ये आपके हाथ में किस तरह का पाइप है जी? ये पाइप मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने दी है। संजय अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताता है जो उसके साथ घटी थी, जिस पर मीना कहती है, आप आज ही इस पाइप को जमीन के नीचे गाड़ दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये पाइप जादुई है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर ये बात सच हुई तो गांव का कल्याण हो जाएगा ना? ये सुनकर संजय पाइप को जमीन में गाड़ देता है और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वहाँ एक पेड़ पर कई सारे पाइप लगे होते हैं, जिसे देखकर संजय हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये तो सच में जादुई पाइप है। मैं अभी जाकर मुखिया और सारे गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। संजय मुखिया और गांव वालों को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिस पर मुखिया कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मगर हम इतने सारे पाइप का करेंगे क्या? ये पाइप ऐसी वैसी पाइप नहीं है। इस पाइप से हम जो भी बनाएंगे वो चीज बन जाएगी। लेकिन हम इससे क्या बनाने वाले हैं? हम सब मिलकर इस पाइप से एक ट्रेन बनाएंगे जो हमें दूसरे गांव से जोड़कर रखेगी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए और ट्रेन बनाने लगे। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन बनकर तैयार हो गई। वाह, इस ट्रेन के बाद अब हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सामान लाना ले जाना सब आसान हो जाएगा और इस गांव की प्रगति भी होगी। सही कहा आपने। ये देखकर रमेश को जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो हंसते हुए कहता है, ये देखो, पाइप से ट्रेन बनाई है। कभी तुमने सुना है पाइप के ट्रेन के बारे में? ये ट्रेन चलेगी ना? वो तो जब हम इसमें बैठेंगे तो पता चल जाएगा रमेश। संजय सारे गांव वालों को बुलाकर कहता है, आओ सब, अब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। जिस पर रमेश कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा इस ट्रेन में। ये चलने वाली नहीं है। पता चला कि ये टूटकर हम पर ही गिर गई। रमेश ने लोगों को डराने की कोशिश की और कई सारे लोगों ने ट्रेन में पहले बैठने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं भी नहीं बैठूंगा इसमें। हाँ, मैं भी नहीं बैठूंगा। पता नहीं कब कौन सा अनर्थ हो जाए। ये सुनकर मुखिया रमेश पर क्रोधित हो उठा। अगर तुम्हें नहीं बैठना तो मत बैठो। गांव वालों को डराकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमेशा सत्ता हासिल करने के पीछे पड़े रहते हो, पर कभी अपने दिल से इस गांव के बारे में भी सोचा करो। जाने दीजिए मुखिया जी, हम ट्रेन में बैठते हैं। देखते हैं कि ये रमेश सही है या फिर मैं। जैसे ही लोग ट्रेन में बैठते हैं वैसे ही ट्रेन चलने लगती है और सारे लोग खुशी से भर जाते हैं। फिर सारा गांव ट्रेन का इस्तेमाल करता है, पर ये सब देखकर रमेश एक बार फिर आग बबूला हो जाता है। ट्रेन जब से आई है तब से सभी गांव वाले इस मुखिया और संजय की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी इस गांव का सरपंच नहीं बन पाऊंगा। रमेश कुछ गांव के लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है,
मुझे ये ट्रेन, मैं किसी भी हाल में इस ट्रेन को इस गांव में चलने नहीं दे सकता। हम आज ही रात जब सब सो जाएंगे तो इस जादुई पाइप की ट्रेन पर तेल डालकर आग लगा देंगे और फिर जब मैं मुखिया बनूंगा तब तुम सबको एक अच्छी नौकरी दे दूंगा। ये सुनकर वो लोग रमेश के साथ हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है वैसे ही रमेश और वो लोग ट्रेन में तेल लेकर घुसते हैं और फिर रमेश कहता है, बहुत पाइप की ट्रेन कर रहे थे ना, आज इसका काम यही तमाम कर देता हूँ। पर जैसे ही रमेश और वो लोग पाइप के ट्रेन में आग लगाने की कोशिश करते हैं वैसे ही ट्रेन के कुछ पाइप जादुई तरीके से बाहर आकर उन्हें पीटने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कैसे? ये तो नामुमकिन है। फिर वो पाइप ट्रेन में ही जेल बनाकर उन्हें कैद कर लेती है और जब अगली सुबह होती है तो संजय और मुखिया ट्रेन में चढ़ते हैं और रमेश को कैद देखते हैं। अरे ये क्या? तुम और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया मुखिया जी, इनके हाथों में तेल है। जरूर ये लोग इस ट्रेन को नुकसान पहुँचाने आए होंगे। तब मुखिया रमेश से पूछता है, क्या ये बात सच है रमेश? नहीं, ये बात सच नहीं है। मैं तो सिर्फ इस ट्रेन में बैठने आया था। जैसे ही रमेश ये झूठ बोलता है वैसे ही एक पाइप उसके सिर पर पड़ती है। नहीं, ये सच नहीं है, वरना ये पाइप की ट्रेन ऐसा नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी और संजय, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था और इस ट्रेन को जलाने वाला था। मुझे मेरे किए पर पछतावा है। मैं फिर ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर गांव वाले चिल्लाकर कहने लगते हैं, गांव से निकाल दो इसे, गांव से निकाल दो इसे। रमेश, तुम आज और इसी वक्त इस गांव से निकाले जाते हो। मुखिया जी, मुझे लगता है हमें रमेश को एक और मौका देना चाहिए। उसे उसके किए पर पछतावा है। ये सुनकर मुखिया कहता है, अगर तुम कहते हो तो रमेश को एक मौका और देते हैं, पर ध्यान रहे रमेश, अगर ऐसी गलती वापस हुई तो तुम्हें इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर रमेश सबसे माफी मांगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संजय। कोई बात नहीं रमेश, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। मैं बस इसी बात से बहुत खुश हूँ।